लाइव चलो चलो इनवाइट पीपल बोल रहा कर दें। थोड़ा इससे पूछ लो। नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकौशल प्रांत द्वारा एक विचार श्रृंखला प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपने विचारों की कड़ी में सर्वप्रथम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति, पूर्व कुलपति, शिमला विश्वविद्यालय, अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय रीवा और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के आचार्य डॉक्टर एडीएन वाजपेयी जी ने अपने विचार रखे। कल रीवा कृषि महाविद्यालय के आचार्य डॉक्टर रघुराज किशोर तिवारी जी ने अपने विचार रखे और उसी कड़ी में आज मैं आपके सामने आया हूं। हम सभी जानते हैं 29 जुलाई को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत की गई और ये प्रस्तुत की गई। 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे देश के प्रख्यात वैज्ञानिक कस्तूरी रंजन जी। उन्होंने गत वर्ष 31 मई 2019 को एक ड्राफ्ट सबमिट किया था। फिर भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उस पर अध्ययन किया और अपनी पूरी रिपोर्ट जो है अभी 29 जुलाई को प्रस्तुत की। ये आपके साथ इस पर चर्चा करते हुए बड़ा शर्म का विषय है कि देश को आज़ाद हुए 73 साल हो गए और 73 साल में हमने सिर्फ तीसरी शिक्षा नीति दी है। 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष आज़ाद हुआ था और आप देखिए 5 साल लगे हमको एक शिक्षा आयोग बनाने में। 23 सितंबर 1952 को लक्ष्मी स्वामी मुदालियर आयोग बना जिसने पाठ्यक्रम पे चर्चा की। फिर 12 साल बाद दूसरा आयोग बना 14 जुलाई 1964 को। मतलब 5 साल आज़ादी के बाद पहला आयोग बना, फिर 14 साल बाद दूसरा आयोग बना जिसको कहते हैं दौलत सिंह कोठारी आयोग। उन्हें बहुत सी चीज़ें बताई थी, लेकिन दौलत सिंह कोठारी आयोग की जो स्वायत्तता की बात थी, विभिन्न प्रकार की चर्चा थी, इस पर कहीं भी हमने अमल नहीं किया और चलती रही। और फिर 1968 में भारत ने प्रथम शिक्षा नीति प्रस्तुत की। यानी देश को आज़ाद होने के बाद में शिक्षा जो एक प्रथम विषय होना चाहिए, 21 साल में हम एक नीति बना पाए। 21 साल में तो एक पूरी पीढ़ी निकल जाती है। यानी हमारे आज़ादी के आज़ाद भारत की एक पीढ़ी बिना शिक्षा नीति की थी। ये बहुत ही विडंबना है और एक अजीब सा विषय है कि हम देखिए हमने शिक्षा पे ध्यान ही नहीं दिया। चलिए, पहली शिक्षा नीति आपकी 1968 में बनी, 21 साल बाद। फिर एक दूसरी पीढ़ी हमारी ख़त्म हो रही थी, 18 साल बाद हमने 1986 में एक शिक्षा नीति दी। फिर राममूर्ति जी की अध्यक्षता में उसमें कुछ विचार विमर्श हुआ, 1992 में उसमें सुधार हुआ, 2003 में सुधार हुआ और फिर 34 साल बाद यानी लगभग हमने फिर 2 पीढ़ियां निकाल दी और अभी हमारी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। आप यहाँ पे कभी सोचा होगा कि देश के आज़ाद होने के बाद हमने देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना आयोग का गठन किया, जो आजकल नीति आयोग कहलाता है, और हर 5 साल में पंचवर्षीय योजना होती है। अभी तक हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं। मतलब देश के विकास में देश का कैसे होगा, एक पंचवर्षीय योजना है। लेकिन शिक्षा नीति जो कि हर देश में हर 10 साल में बनती है, हर 10 साल में बनना है, इसमें सतत प्रक्रिया है ये शिक्षा नीति, कोई वो नहीं है। लेकिन हमने उसको बनाया ही नहीं। सिर्फ अभी तक हमारी देखा जाए आज़ाद भारत की 7 शिक्षा नीतियाँ होना चाहिए थी और अभी हैं कितनी? मैं इसको सिर्फ 2 बोलूँगा क्योंकि तीसरी अभी प्रारंभ हुआ है। इसको एक्सेप्ट किया गया है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से अनुमोदन के बाद लागू की जाएगी। और जैसा कि
कहा जा रहा है कि 2022 के बाद लागू होगी। तो ये है आज का जो मैं इसमें विषय कह रहा हूं, इसमें मैंने रखा है नवाचार। शिक्षा में नवाचार, उच्च शिक्षा में विशेष स्पेसिफिक उच्च शिक्षा में नवाचार। नवाचार शब्द का अर्थ ही होता है नए प्रयोग करना, नए आचरण डालना। हम अपने आप में क्या आत्मसात कर रहे हैं, क्या नया प्रयोग कर रहे हैं, क्या नवीनता ला रहे हैं, क्या नूतनता ला रहे हैं, ये कहलाता है नए प्रयोग को प्रयोग करना, ये कहलाता है नवाचार करना। अब इस नवाचार में आप देखिए जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये पूरी की पूरी नवाचारों से भरी हुई है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि पहली बार आज़ाद भारत में भारतीयता की बात की गई है। भारत में अभी तक हम अगर देखें तो भारत की जो शिक्षा नीति थी उसमें ऐसा लगता है वो पूरी पश्चिम से उत्प्रेरित है। आप बताइए, भारत में शून्य का आविष्कार हुआ, गणित की पूरी परिकल्पना भारत की है, ज्योतिष शास्त्र भारत का है, नागार्जुन का हमारी केमिस्ट्री की संरचना है, रसायन शास्त्र बहुत बड़े रसायनक थे नागार्जुन, आर्यभट्ट खगोल विद्या के बहुत बड़े विद्वान थे, चाणक्य जिसने कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखा है और पूरा वर्ल्ड मानता है, 1776 में एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी थी, उसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स मानता है, जबकि एडम स्मिथ से 250 साल पहले चाणक्य ने अपना ग्रंथ लिखा था और चाणक्य को कोई वैल्यू नहीं दी जाती। तो ये सारी चीजें, वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, 10,000 साल पुराने ग्रंथ हैं, लेकिन इनको नहीं। और हमारे यहाँ शिक्षा नीति में इन सारी चीज़ों को अलग करके पूरा पश्चिम की शिक्षा नीति लाई गई है। ऐसा लगता है कि भारतीयों ने तो कुछ करा ही नहीं। चरक जो है, चरक संहिता में पूरे मेडिकल साइंस है हमारा, लेकिन चरक की कोई बात ही नहीं होती, सुश्रुत की कोई बात नहीं होती, बाणभट्ट की कोई बात नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र था कि हमने आज़ाद भारत के बाद हमने शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी। शिक्षा पे सारे देशों में एक लंबा बजट रखा जाता है, लेकिन भारत में कोठारी आयोग से लेके प्रथम शिक्षा नीति से लेके हमेशा बात हुई सेकंड शिक्षा नीति में बात हुई कि 6% जीडीपी का खर्च करना है, लेकिन हम खर्च कर रहे हैं मात्र 2.78%। इस बार लक्ष्य रखा। मैं कहता है, मेरा तो ये मानना है कि अगर हर साल आप बजट पारित करते हैं ना, तो साल में जब बजट पारित करते हैं, एक बार शिक्षा नीति के लिए शिक्षा बजट भी पारित करना चाहिए आपको हर साल। और वो शिक्षा बजट होना चाहिए अभी 6% नहीं 12% की ज़रूरत है, क्योंकि वर्तमान जो कोरोना काल है, आपने जो प्रयोग कर रहे हैं, हम ऑनलाइन ई लर्निंग की बात कर रहे हैं। ई लर्निंग ऑनलाइन तभी संभव है जब आपकी अधोसंरचना अच्छी होगी, परफेक्ट होगी। क्योंकि अभी भी देखिए आप लोगों गाँव में जो अभी सर्वे आया है, जो अध्ययन हुए हैं, बताते हैं भारत सरकार के खुद है कि शहरी क्षेत्र में 24% के पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी है और ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ 6% के पास, यानी 94% ग्रामीण आबादी जो है हमारे देश की, जो 70% आबादी है, उसका अगर अपन देखें 94% के पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। तो ग्रामीण हमारे छात्र कैसे ऑनलाइन शिक्षा ले पाएंगे, कैसे ई लर्निंग कर पाएंगे। शहर का भी वही हाल है, शहर में 24% है। तो हमारे यहाँ की जो टोटल आबादी है, नगरीय आबादी, उसमें 24% ही शिक्षित हो पाएंगे। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसलिए 6% का जो बजट है काफ़ी कम है, हमको 6% के बजट को बढ़ाना होगा। दूसरी चीज़, मैं एक नवाचार की बात कर रहा हूँ कि नवाचार आप देखिए इस शिक्षा नीति में बहुत बड़ा नवाचार हुआ है। सबसे पहले क्या है कि हमारे यहाँ शिक्षा विभाग कहलाता था, उसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया, अर्थात मनुष्य को एक विकास के साथ जोड़ा दिया गया। मंत्रालय आर्थिक क्रियाओं से जोड़ दिया गया, उससे शिक्षा या शैक्षणिक प्रवेश ही गायब कर दिया गया। तो उसका नाम बदल के शिक्षा विभाग करा गया। और वास्तव में जो शिक्षा नीति है, एक संस्कृत का वाक्य है, सा विद्या या विमुक्तये, ज्ञान प्रज्ञा सत्य की खोज करने वाली नीति है। तो ये जो एक शिक्षा नीति है, नवाचारों से ओतप्रोत है। इसमें देखिए, सबसे पहले मैं उच्च शिक्षा में आने के पहले थोड़ा आपसे चर्चा करूंगा, प्राइमरी लेवल पे इसमें बदलाव हुआ है। आज जो फॉर्मेट आया है हमारा 5 धन 3 धन 3 धन 4 का फॉर्मेट है। शुरू के 5 साल जो हैं, उन 5 सालों में आप देखिएगा कि शुरू के 3 साल तो बच्चे पे सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, पूरी जिम्मेदारी परिवार की है कि बच्चा परिवार में लेके प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करेगा, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करेगा और खेल खेल में सीखेगा। उसकी कोई परीक्षा नहीं होगी, मतलब परीक्षा का कोई टेंशन नहीं। मैं भी देखता हूँ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को
कि केजी और प्राथमिक पहली क्लास के बच्चे, नर्सरी के बच्चे भी परीक्षा के उसमें रहते हैं। उनसे ज़्यादा उनके मम्मी पापा टेंशन में रहते हैं कि परीक्षा है कल इसकी, वो कहीं जाते नहीं हैं। मेरे को अच्छे से याद है कि हमारे यहाँ शिक्षा प्रणाली में परीक्षा का इतना भय था कि बहुत से टीवी सीरियल, जैसे रामायण आती थी, महाभारत आती थी, संडे के दिन तो घर में झगड़ा होता था कि बच्चा कहता था मेरा होमवर्क करना है क्योंकि सोमवार को स्कूल जाना, और सवेरे घर के लोग देखते थे रामायण। तो ये कुछ थे। तो शुरू के जो 3 साल हैं बच्चे को सिर्फ खेल खेल में सीखना है, उसके कोई परीक्षा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। फिर इसके बाद जब आएगा पहली दूसरी तीसरी 3 साल, इसमें उसको अक्षर ज्ञान ये भी खेल में सीखना है। बड़े बड़े कैंपस में खेल के माध्यम से, ड्राइंग के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से सीखेगा। और फिर जब वो मिडिल स्कूल में आएगा, 6वीं 7वीं 8वीं, तो उसको यहाँ तक भाषाई ज्ञान होगा। आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि पहले भारत में भाषा का बहुत बड़ा खजाना था। आज भी भाषाओं का हमारे यहाँ खजाना, विश्व में इतनी भाषाएं नहीं है जितनी भारत में चलती हैं। लेकिन 1932 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक ड्राफ्ट तैयार करा और जिम्मेदारी दी थी लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड मैकाले ने हमारे यहाँ की शिक्षा पूरी बदल के एक झटके में बदल दिया था। सिर्फ 1.5 पेज के ड्राफ्ट में उसने हमारे यहाँ की आइडियोलॉजी पूरी बदल दी। जबकि पहले भारत की जो शिक्षा होती थी, हमारे यहाँ गुरुकुल में शिक्षा होती थी, शांति निकेतन में शिक्षा होती थी, फिनिक्स स्कूल खोला था गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में, उसी के मॉडल का उन्होंने गुजरात में खोला। तो यहाँ जो था, इसमें हम क्या करते थे, बच्चा अपनी स्थानीय भाषा सीखता था। मेरे अच्छे से मैं आपके साथ शेयर करूँगा, मेरे पिताजी, उनको अंग्रेजी भी आती थी, हिंदी भी आती थी, उर्दू भी आती थी और संस्कृत, 4 भाषाएं जानते थे। आज भी आप देखेंगे साउथ इंडियन जो हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे नरसिम्हा राव जी, उनको 17 भाषाएं आती थी। साउथ इंडिया में, साउथ के जितने भी हमारे हैं प्रांत, वहाँ पे भाषाई ज्ञान बहुत है। लेकिन यहाँ पे 2 भाषाएं रख दी, एक हिंदी रख दी और एक अंग्रेजी पढ़ो। अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में, जो हमारे कॉन्वेंट के स्कूल हैं, वहाँ तो हिंदी पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई। हिंदी में कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। तो बच्चा विडम्बना देखे, घर में बच्चा पूरे समय हिंदी बोलता है, कन्वर्सेशन हिंदी में होता है उसका, हिंदी में बातचीत होती है, लेकिन स्कूल में अंग्रेजी। तो दोहरी मानसिकता में बच्चा जीता है। तो ना उसकी हिंदी अच्छी हो पाती है, ना ही उसकी अंग्रेजी अच्छी हो पाती है। अब इसके बाद इस बार ये जो नया प्रयोग, नवाचार किया गया, इसमें कहा गया कि बच्चे को अंग्रेजी नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ेगा, पहले उसको हिंदी संस्कृत पढ़ना है और तीसरी स्थानीय भाषा। जैसे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं महाकौशल के, तो महाकौशल में रीवा सीधे सिंगरौली में बघेली भाषा बोली जाती है, तो बच्चे को बघेली में पढ़ाई की जाएगी। छतरपुर टीकमगढ़ वाला ये बेल्ट है हमारा, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, यहाँ पे बुंदेलखंडी बोली जाती है। तो यहाँ बुंदेलखंडी भाषा में बच्चे का अध्ययन अध्यापन होगा। डिंडोरी मंडला, ये जो है डिंडोरी मंडला वाला बेल्ट है हमारा, सिवनी छिंदवाड़ा, यहाँ पे गोंडवाना, गोंडी भाषा बोली जाती है। तो गोंडवाना या गोंडी बोली भी बोली जाएगी। और इसी तरह से अगर पूरे मध्य प्रदेश की कल्पना करें हम, पूरे मध्य प्रदेश को, तो आपके इंदौर, उज्जैन साइड में मालवी बोली जाएगी, मालवी भाषा पढ़ाई जाएगी। आपके बड़वानी, खरगोन, खंडवा साइड में निमाड़ी बोली जाएगी। तो ये अलग अलग भाषाएं, जो मध्य प्रदेश में भी 7-8 भाषाएं हैं, इनका भी प्रयोग करा जाएगा। और इनके माध्यम से एक नवाचार हुआ कि आपको अपनी भाषा में सब कुछ सिखाया जाएगा। हमारे जो जनजाति बंधु हैं, वो असल में शिक्षा से क्यों वंचित रह गए? क्योंकि उनकी बोली में कोई भी पाठ्यक्रम नहीं है। गौड़ी भाषा में किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, कोरकू भाषा में कहीं नहीं पढ़ाया जाता, भीली में कहीं नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन इस बार प्रयोग किया गया है। इसका फायदा देखिए, सबसे ज़्यादा फायदा कहाँ मिलना है? हमारे वनवासी बंधुओं को। आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल में 22 भाषाएं बोली जाती हैं। अब 22 भाषाओं में सबकी अपनी थोड़ा अंतर है। साउथ में भी कई बार कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है। ये अलग अलग भाषाएं, अगर उनको स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो उसमें आप देखें, उसमें बच्चे का रुझान ज़्यादा होता है। बच्चा उसको बहुत जल्दी समझ लेता है, क्योंकि जन सामान्य की भाषा रहती है, जन जन की भाषा रहती है, जनसाधारण की भाषा रहती है, उसके साथ में बच्चे का तालमेल बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ये कि नवाचार करा है शिक्षा नीति में, बहुत बढ़िया। इसके बाद अब जो आता है, आपको मैं यहाँ बताऊँगा कि भाषा के साथ साथ अब जो हमारी स्कूल में है, आपको 9वीं कक्षा से विषय चुनने की बात मिल जाएगी। और वो जो विषय चुनेगा बच्चा,
उसमें फिर वो धीरे धीरे महारत हासिल करेगा। अब जब कॉलेज में आता है, अभी हम 12th पास करने के बाद कॉलेज आते हैं, 3 साल का डिग्री कोर्स है, BA BCom BSc BHSC, ये सारे 3 साल का है। इंजीनियरिंग में आपके 4 साल लगते हैं, ऐसे अलग अलग हैं। मेडिकल 5 साल। तो अभी यहाँ पे उन्होंने ये करा है कि आपका जो 4 साल का है ग्रेजुएशन का कोर्स है 4 साल का, इसमें एक बहुत बढ़िया प्रयोग करा है, नवाचार कहलाएगा, ये एक उत्कृष्ट नवाचार है। इस नवाचार के तहत देखिए, बच्चे ने पहली साल में परीक्षा दी, पास हुआ, किसी कारण से घर की स्थिति ठीक नहीं थी, उसको छोड़ के बैठ गया, तो उसको एक सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा। मार्कशीट के साथ में उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक प्रमाण पत्र मिलेगा। फिर दूसरे साल उसने पढ़ाई कर ली तो उसको एक डिप्लोमा का प्रमाण पत्र मिलेगा। मतलब सेकेंड ईयर जो हमारा कहलाता है, अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की कोई वैल्यू नहीं है। आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मार्कशीट लेके घूमते रहिए, आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगा, कहीं आपको अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ डिप्लोमा मिलेगा। तीसरे साल में डिग्री मिलेगी, तीसरे साल में डिग्री मिलेगा, और जो चौथे साल में आएगा उसको रिसर्च करना पड़ेगा, वो ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। यानी 4 साल में जो ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, तो आपका ग्रेजुएशन में अभी बच्चे को 3 साल की पढ़ाई में एक डिग्री मिलती है, लेकिन इधर बच्चे को एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक डिप्लोमा मिलेगा, एक डिग्री मिलेगी, और चौथी ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। अब इसके बाद देखिए, एक और नवाचार किया उच्च शिक्षा में। वो नवाचार क्या है कि पहले होता था हम BA करते थे, BCom करते थे, BSc करते थे, इसके बाद 2 साल के लिए हम PG करते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे, MA करते थे, MCom करते थे, MSc करते थे। अब ये झंझट नहीं रहेगा, MA MCom MSc का झंझट नहीं रहेगा। आपको 4 साल की शिक्षा लेने के बाद फिर MA के बाद में 1 साल का MPhil करना पड़ता था। वो MPhil भी आपका 1.5 साल चलता था, और MPhil के बाद आप PhD कर पाते थे, रिसर्च कर पाते थे, शोधार्थी बन पाते थे। तो उसका दुष्परिणाम हमारे यहाँ के कुछ छात्रों ने ऐसा निकाला। हम सभी जानते हैं कि भारत में शिक्षा नीति पे जो दबदबा JNU वालों का था, वो किसी का नहीं था शुरू से। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, यहाँ आप देखिए, एडमिशन लेने के बाद मुझको शर्म आती है बोलने में कि 30-35 साल के अधेड़ लोग वहाँ पे छात्र होते हैं, उनकी पढ़ाई नहीं पूरी होती, वहाँ हॉस्टल में पड़े रहते हैं। 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स किया, वो भी 4 साल में करते हैं, फिर उसके बाद PG करते हैं, फिर डबल PG करते हैं, फिर MPhil करते हैं, और फिर PhD करते हैं। तो एक बार JNU में एंट्री करने के बाद विद्यार्थी कम से कम 20 साल वहाँ जमा रहता है। तो ये एक नवाचार करा सरकार ने, कहा नहीं, हमको ऐसे बोझ नहीं लादना है, हम 4 साल में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री और ऑनर्स की डिग्री देंगे। बालक अपने आप को स्किल्ड रूप से डेवलप करके अपने उसमें चला जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि जिसको अगर करना है तो फिर 4 साल की डिग्री के बाद में वो PG करे 1 साल का, और अगर PG नहीं भी करता है तो डायरेक्ट PhD कर सकता है। यानी 4 साल की ऑनर्स डिग्री जिसके पास है, ऑनर्स डिग्री तभी मिलेगी जब आपने रिसर्च की होगी। तो ग्रेजुएशन में रिसर्च करने का जो नवाचार डाला है, एक नया प्रयोग किया है कि ग्रेजुएशन में जो आप डिग्री लेंगे, आपने शोध करेंगे, उस शोध के आधार पे आपको PhD में एंट्रेंस मिल जाएगा, और आप 4 साल में अपनी PhD करके, यानी 8 साल में आपको डॉक्टरेट मिल जाएगी। आप एक रिसर्च दे देंगे और 8 साल में आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। अभी हमारी पढ़ाई कैसे कंप्लीट हो रही है? 3 साल ग्रेजुएशन के लग रहे हैं, 2 साल PG के लग रहे हैं, 1 साल MPhil का लग रहा है, 3 2 5 और 1 6, और फिर उसके बाद PhD एंट्रेंस। तो 6 4 10, वो करते करते 12-13 साल इजीली लग जाते हैं। अब बताइए, 8 साल की शिक्षा अच्छी है या 13-14 साल की? तो ये जो है, ये जो प्रयोग किया गया है, ये नवाचार किया गया है, ये वास्तव में एक बहुत ही आइडियल नवाचार है। इस नवाचार के कारण आप देखेंगे हमारे यहाँ जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, JNU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और भी RDBB भी है, हम उसे इग्नोर नहीं कर रहा। RDBB में भी बच्चे बहुत साल पढ़े रहते हैं। अब तो यहाँ भी BA कराए जाने लगा ना, तो BA भी करेंगे, MA भी करेंगे, MPhil भी करेंगे, फिर उसके बाद BPEd में चले जाएंगे, BPEd करेंगे, फिर LLB करेंगे। यानी बच्चे ने एक बार एडमिशन लिया तो वो अपना घर समझ लेता है, और यहाँ से 20 साल के बाद ही बाहर होता है। मेरे कई साथी लोग, मैं जब पढ़ता था, मेरे कई साथी लोग, मैं पढ़ाई करके नौकरी करने लगा, लेकिन वो पढ़ ही रहे थे। तो ये गोरख धंधा खत्म होगा। ये एक बहुत ही बढ़िया नवाचार है, क्योंकि हॉस्टल में बच्चों को जगह नहीं मिलती थी। क्यों?
हॉस्टल में वो जो सीनियर हैं उनका तो रूम फिक्स है ना भाई। तो जब वो रूम खाली करेंगे, जब हॉस्टल खाली होगा तो तब नए लोगों को मिलेगा। तो खासतौर से हमारे ग्रामीण प्रदेश के जो बच्चे हैं, जनजातीय क्षेत्र के बच्चे हैं, जैसे जबलपुर में डिंडोरी से पढ़ने आते हैं बच्चे, मंडला से पढ़ने आते हैं, शहडोल से पढ़ने आते हैं, ये जो ग्रामीण अंचल है, नरसिंहपुर है, सिवनी से जो आते थे, तो इन बच्चों को हॉस्टल में जगह नहीं मिलती थी। वो बच्चे रहते थे कहाँ? प्राइवेट रूम लेके रहते थे, खर्चा होता था, इस चक्कर में क्या है वो छोड़ देते थे, तो रिसर्च नहीं कर पाते थे। तो अब एक नवाचार हुआ है कि सबको टाइम बाइंडिंग करी, सख्ती की गई है। हालांकि अभी तक हमारे यहाँ सख्ती नहीं थी, अब ये सख्ती की गई, तो एक बहुत बढ़िया प्रयोग किया गया। अब इसके साथ आप देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि भारत में सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा के नाम पे 5% ही शिक्षार्थी हैं। मतलब हमारे यहाँ जो स्टूडेंट हैं व्यावसायिक शिक्षा में एनरोलमेंट जो है 5% का है। जबकि वहीं अगर हम कंपेयर करें, जापान है, यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है, इन सारे देशों से अगर कंपेयर करते हैं, इवन चाइना से भी कंपेयर करें, हम रशिया से भी कंपेयर करें, तो यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा में 50% एनरोलमेंट है। तो आप सोचिए 50% एनरोलमेंट और 5%। अगर हमारे यहाँ पे जो कमी हो रही है, जो हमारे कहा गया ना, हमारी शिक्षा नीति, मैंने शुरू में कहा कि वेस्टर्न है, हमारी पश्चिमी आयातित है, भारतीय शिक्षा नीति नहीं है। तो ये पश्चिमी आयातित शिक्षा नीति का ड्रॉबैक ही था कि भारत में हमने उसमें उनके हाथों में रहे, तो हमारे यहाँ देखिए बढ़ नहीं पाए, और हमने व्यावसायिक शिक्षा जो है सिर्फ 5% पे रह गए। हम सोचते हैं प्रोफेशनली, हमारे यहाँ हमको कहा जाता है ना प्रोफेशनली, हमारे बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? बेरोजगारी बढ़ने का एक तरीका ये भी है कि हर साल भारतवर्ष से कम 50 लाख ग्रेजुएट होते हैं, वो बीए बीकॉम वाले रहते हैं, बीए बीकॉम बीएससी वाले। और ये जो निकलते हैं, ठीक है, ये स्थिति इंजीनियरिंग कॉलेज की भी है। इंजीनियरिंग कॉलेज से भी लाखों हमारे यहाँ ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनका वैसा आपने उनको स्किल नहीं सिखाया। खाली रटंत विद्यार्थी रट रट के परीक्षा पास की, रट के परीक्षा पास करने के बाद आपके पास डिग्री तो है, आपके पास डिग्री होने के साथ साथ आप अपने आप को स्थापित तो कर लिए हैं, लेकिन इसके बाद जो है आप फील्ड में नहीं स्थापित हो पा रहे, इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारे पास बेरोजगार नहीं। इस बार की शिक्षा नीति में कहा गया है कि आपको स्कूल से ही आपको कारपेंट्री सिखाई जाएगी, आपको इलेक्ट्रीशियन का काम सिखाया जाएगा, आपको स्मिथी का काम सिखाया जाएगा, आपको एग्रीकल्चर सिखाया जाएगा, क्राफ्ट सिखाया जाएगा। ये सारी विधाएं जो हैं बच्चे को सिखाई जाएंगी। दूसरी चीज़ देखिए, शिक्षा में अभी हमने क्या करा था, जो हमारे यहाँ मॉडल था, मैंने कहा ना, सा विद्या या विमुक्ति, ज्ञान प्रज्ञा और सत्य की खोज। ये तो इसमें ना ज्ञान था हमारे यहाँ, ना प्रज्ञा थी और ना ही सत्य था। तो इसके कारण से क्या हो रहा था कि हम पिछड़ते जा रहे थे। इस बार रखा गया, एक नवाचार प्रयोग किया गया है कि बच्चे को, अभी हमारे यहाँ क्या होता था, स्पोर्ट्स का जो खेल का पीरियड होता था, 6 पीरियड में 1 पीरियड खेल का होता था, बच्चा खेलता था, खेलने के बाद चला जाता था और कुछ नहीं। कुछ बच्चे जो स्पोर्ट्स के बहुत अच्छे थे उनका कोई मतलब नहीं। अब इसमें कहा गया नहीं, संगीत, खेल, योग, मॉरल शिक्षा, ये सारे पीरियड होंगे और ये आपके मार्कशीट में इनके नंबर जुड़ेंगे। सीबीएसई ने भी क्या करके रखा है, ऑप्शनल पेपर होता है 12th में। जो बच्चे हैं जानते होंगे सीबीएसई वाले, वो अपने मेन सब्जेक्ट लेते हैं, लैंग्वेज लेते हैं और उसके साथ एक ऑप्शनल लेते हैं। कोई कंप्यूटर ले लेता है, कोई फिजिकल एजुकेशन ले लेता है, पर इसके नंबर नहीं जुड़ते मार्कशीट में। उसमें बच्चे के कोई वो नहीं है, उसकी क्षमता ही नहीं, मूल्यांकन नहीं होता है। अब करा गया कि नहीं, आपका इनका भी मूल्यांकन होगा, आपके स्पोर्ट्स का भी मूल्यांकन होगा, आपके म्यूजिक का भी मूल्यांकन होगा, आपकी कोकुलर एक्टिविटीज़ को आपके मूल्यांकन के साथ जोड़ा गया। और आपके ऊपर जो किताबों का बोझ था, ये नवाचार है, नया प्रयोग किया गया कि प्रैक्टिकल का काम अधिक करा जाएगा, क्षेत्रीय काम अधिक किया जाएगा। आपके उसमें ये खत्म कर दिया जाएगा कि आप रटन विद्या से आपको अलग किया जाएगा। जो हम फील्ड में देखते हैं, जो हम फील्ड में करते हैं, वो हमको याद आ जाता है। आपको 2-3 उदाहरण दूंगा, आप देखिएगा। जिन बच्चों के परिवार में कुछ परंपरागत काम होते हैं, वो बच्चे वो काम बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी इंस्टीट्यूशन में जाए सीख जाते हैं। जैसे एक बढ़ई कारपेंट्री, उसका बच्चा कारपेंट्री का काम सीख जाता है। मैं अगर कारपेंट्री का काम सीखना चाहूँगा तो मुझको कहीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, आईटीआई में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। इसी तरह से टेलर का जो बच्चा रहता है वो टेलरिंग का काम सीख जाता है, पिताजी को घर में देख के कटिंग सीख जाता है, सिलाई सीख जाता है।
जो हलवाई रहता है, हलवाई के बच्चे कुकिंग का काम बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, वो कहीं ट्रेनिंग नहीं लेते, होटल मैनेजमेंट में कोई ट्रेनिंग नहीं लेते वो। तो ये नवाचार हमने शिक्षा के साथ करा कि बच्चे को स्कूल में, कॉलेज में ही आपको ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो ये एक नवाचार है कि 5% का सरकार ने, जो हमारी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसमें सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2035 तक हमको ये व्यावसायिक शिक्षा का जो है 5% से 50% में लाना है। अब सोचिए, जिस देश में 50% व्यावसायिक शिक्षार्थी होंगे, व्यावसायिक शिक्षा को लेने वाले 50% होंगे, वो देश अपने आप विकसित होगा, आगे बढ़ेगा। हमको फिर किसी और के टैलेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे। एक और बदलाव इसमें हुआ है शिक्षा नीति में, जो एक नवाचार किया गया है। अभी तक हमारे यहाँ जो इंजीनियरिंग के बच्चे थे, वो इंजीनियरिंग का ही ज्ञान लेते थे और बाकी चीज़ों से, व्यवहारिक ज्ञान से वो दूर हो जाते थे। तो इस बार करा गया कि इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग के छात्रों को भी दे दिया गया कि आप इसमें सोशल साइंस भी पढ़ेंगे, समाज विज्ञान भी पढ़ेंगे, आप म्यूजिक भी पढ़ सकते हैं, आप कुछ और भी चीज़ अगर चाहें तो वो भी अपने इसमें समाहित कर सकते हैं, आप उनको जोड़ सकते हैं। तो ये जो चीज़ें जोड़ी गई हैं, ये एक वास्तव में क्या कर रहा है कि इंजीनियरिंग का छात्र, उसको साथ में सर्टिफिकेट मिल जाएगा, डिग्री इंजीनियरिंग के मिलेगी, सोशल साइंस के ज्ञान। क्योंकि आपको मैं बताता हूँ, सोशल साइंस इसलिए ज़रूरी है, जब तक बच्चा समाज से नहीं जुड़ेगा तब तक वो उसकी इंजीनियरिंग, क्योंकि आपकी इंजीनियरिंग बनती क्या है, जैसे ये पंखा चल रहा है, ये पंखा समाज के लिए चल रहा है ना। जो मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन किसके लिए, समाज के लिए। आपको जानकर ताज्जुब हो कि 1963 में नोकिया कंपनी हेलसिंकी में मोबाइल फ़ोन बना था। उस मोबाइल फ़ोन का वजन था करीब एक ईंट से बड़े आकार का था, और उसका वजन होता था 7-8 किलो। उसमें बैटरी चार्ज होती थी, पूरे रात भर में बैटरी चार्ज होती थी और बैटरी ख़त्म हो जाती थी 2 घंटे में। और उसमें सुधार करते रहे, लेकिन वो मोबाइल नहीं चला। लेकिन 1990 के बाद जब उसको उनने सुधार करा, उन्हें देखा कि समाज उसको उपयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि कैरी करने में इतना भारी 7-8 किलो के वजन के आपको मोबाइल फ़ोन लेके कैरी करना बहुत दिक्कत था, ले चल जाने में। तो उन्होंने उसको हल्का कर दिया। जब हल्का करा, उसका वजन घटा दिया, उसकी बैटरी कैपेसिटी बढ़ा दी, तो देखिए मोबाइल फ़ोन हुआ। फिर उस मोबाइल फ़ोन में उन्होंने लॉन्च करना शुरू कर, इसको जन उपयोगी, समाज की डिमांड आती गई, और सामाजिक सरोकार के तहत उन्होंने उसमें कैमरा लगाया। तो देखिए अब सारे लोग सीख सीख के फोटोग्राफर हो गए। फिर उसमें इंटरनेट दिया। आज जो कोरोना काल में हम जितनी भी मीटिंग्स कर रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, ये हम सब इसी से सीख गए। ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम बन गया ना मोबाइल फ़ोन आपका। तो ये एक इंजीनियरिंग को जब तक समाज से फीडबैक नहीं मिलता है, समाज के फीडबैक से इंजीनियरिंग फिर ऐसे करती है। अब जैसे समाज ने कहा, हमारे यहाँ के समाज के द्वारा कहा गया कि मौद्रिक चलन को कम किया जाए, मुद्रा का चलन, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार होता है। तो आप देखिए, उन्होंने एटीएम निकाला। एटीएम से आपका बैंक जाना कम होगा, कि जो बैंक की भीड़ कम हुई, बैंक से आपकी कनेक्टिविटी कम हुई आपको घर में। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऑनलाइन बैंकिंग करिए। तो ऑनलाइन बैंकिंग करने से, एटीएम के कार्ड से स्वैप करने से, तो आपका आना जाना कम होगा। और ये जो कोरोना की बात हो रही, इसमें इन्फेक्शन से भी हम बच रहे हैं। तो समाज की बात थी ना, समाज ने कहा करिए, तो हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉनिक ये डिवाइस निकाली और ये काम करा दिया। इसी तरह से शहर में जो यातायात का दबाव बढ़ता है, यातायात के दबाव को कम करने के लिए फ्लाईओवर वगैरह की डिमांड हुई कि यातायात जो है हमारा ऊपर के ऊपर निकाल दिया जाए। तो ये सारे इंजीनियर जो हैं, इंजीनियर समाज से करते हैं। एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जब तक समाज की नब्ज नहीं जानेगा, तब तक वो एग्रीकल्चर में उतना उपयोगी नहीं होगा। इसलिए इस बार करा गया, इंजीनियरिंग वाले छात्र जितने भी हैं, उनको सोशल साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, उनको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगी, उनको सोशलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए वो इंजीनियरिंग का भी फॉर्मेट, एक नवाचार आया, उसमें चेंज करा गया कि विद्यार्थी जो रहेगा, इंजीनियरिंग के डिग्री के साथ साथ उसको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा मिलेंगे, उसमें ये सारे नवाचार किए जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं, इसके साथ साथ एक और काम किया गया। अभी हमारे यहाँ उच्च शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के अलावा बहुत सी नियामक आयोग बने हैं। जैसे बीएड के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटीई बना है, इंजीनियरिंग के लिए एआईसीटी बना है, एग्रीकल्चर के लिए भारतीय कृषि विज्ञान परिषद बनी है, मेडिकल के लिए भी मेडिकल काउंसिल बनी है। ये अलग अलग प्रकार के नियामक आयोग बने हैं। अभी क्या होता है, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी, यूजीसी, यूनिवर्सिटी,
कॉलेज, ये अलग अलग जो मापदंड हैं इनमें घूमता रहता है। अब सरकार ने कहा, अभी हमारे यहाँ क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, जैसे मध्य प्रदेश में सागर में केंद्रीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक में केंद्रीय विश्वविद्यालय, जबलपुर में एक धर्मशास्त्र लॉ यूनिवर्सिटी, 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय और बाकी राजकीय विश्वविद्यालय। अब उन राजकीय विश्वविद्यालयों में कोई आपका ट्रेडिशनल विश्वविद्यालय है, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये अलग अलग प्रकार की यूनिवर्सिटी हैं। अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है। तो ये सारा पैटर्न खत्म करके उन्होंने एक नवाचार किया है कि सिर्फ एक शिक्षण आयोग बनेगा, एक शिक्षण संस्थान, एक विश्वविद्यालय बनेगा और उसके अंतर्गत अलग अलग पैच करके करेंगे और वो सभी कॉलेजों को सबको डील करेगा। हालांकि थोड़ा ये कठिन काम है, लेकिन इससे हमारे जो एक्टिविटी, जो गतिशीलता है वो बढ़ेगी। हमारे नियामक आयोग बनने से निर्णय लेने में हमको जल्दी मिलेगी। अभी निर्णय नहीं, अभी आप देखिए बीएड के जो छात्र हैं वो जानते हैं कि बीएड के लिए यूनिवर्सिटी के भी नियम चलते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में कॉलेज है उनका उसके नियम चलेंगे, उच्च शिक्षा विभाग के नियम चलेंगे, प्लस एनसीटी, 3 नियामक आयोग के उनको आदेशों को पालन करना पड़ता है, तब जाके वो अपनी बीएड की डिग्री ले पाते हैं। वो हमेशा चेंज करते रहते हैं, इसलिए अक्सर आप देखिए बीएड में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती। अब एलएलबी में आए तो यूनिवर्सिटी के नियम चलेंगे, हायर एजुकेशन के नियम चलेंगे, फिर लॉ के नियम चलेंगे, लॉ विभाग जो है आपका, लॉ मंत्रालय उसके। तो ये 3 नियामक आयोग जो हैं, 3 बॉडीज़ जो हैं, ये बॉडीज़ के उसमें विद्यार्थी भी फंसता है और शिक्षण संस्थान भी फंसते हैं। वो इन्हीं में उलझे रहते हैं तो वो बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। ये सारे के सारे एक बॉडीज, एक ये नवाचार करा, एक नया प्रयोग करा। दूसरी चीज, मैंने पहले ही कहा कि भारत की शिक्षा जो है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमको 7 शिक्षा नीति बनाना थी। हमारी एजुकेशन पॉलिसी 7 होना थी, क्योंकि 73 साल आज़ाद हुए हमको हो गए हैं, 15 अगस्त है। अभी तक हमारी 7 शिक्षा नीति आना थी, लेकिन हमारी अभी 3 ही आई हैं। पंचवर्षीय योजनाएं हमारी देखिए 12 निकल गई हैं और शिक्षा नीति 7। शिक्षा के आधार जितना ज़्यादा हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे, जितनी ज़्यादा शिक्षा में कसावट लाएंगे, उतनी ही तो हम अच्छी पंचवर्षीय योजना बना सकते हैं। हम उल्टा चल रहे हैं, हम पहले पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं, बाद में शिक्षा नीति बना रहे हैं। इसके कारण ये हमारे यहाँ गड़बड़ झाला हो रहा। तो ये जो एक नवाचार किया है कि भारत को, हमारा जो शिक्षा है, शिक्षा तंत्र है, पूरा तरह से भारत केंद्रित बना दिया है। इस शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा कि हमारी शिक्षा भारत केंद्रित होगी, पाश्चात्य देशों से केंद्रित नहीं होगी। इसमें पश्चिम का मॉडल नहीं चलेगा। वो कह रहे हैं हम पूरा भारत का मॉडल चलेंगे, इसलिए भारत की सारी भाषाएं, नॉर्थ ईस्ट की 25 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, साउथ इंडिया की कम से कम 13 भाषाएं वो पढ़ाई जाएंगी, महाराष्ट्र की 4 भाषाएं वो पढ़ाई जाएंगी, मध्य प्रदेश में भी ऐसी 6 भाषाएं हैं, ये 6 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। इस तरह से सारी भाषाओं का विद्यार्थी जो जहाँ का अपनी मूल भाषा को जानेगा, और उसके साथ साथ धीरे धीरे वो विद्यार्थी जो है स्किल डेवलपमेंट, दक्षता भी हासिल करेगा। अभी आज स्थिति है ग्रामीण क्षेत्र में, हम पिछले 10 सालों से ये स्थिति हो गई कि बच्चा पढ़ के जाता है, अगर गांव में फ्यूज चला जाता है किसी के घर में, गांव क्या शहर की बात है, अगर अभी हमारे यहाँ लाइट चली जाए, मैं फ्यूज नहीं बना सकता, जबकि फ्यूज में कुछ नहीं है, कटआउट निकाल के उसमें वो तार जो जल जाता है वो तार बदलना है और फिर कटआउट लगा देना, आपकी लाइट चल जाएगी। मैं इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन करता हूँ। मोबाइल में थोड़े बहुत गड़बड़ी होती है, हम उसको नहीं बना पाते, हम वहाँ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये वास्तव में जो अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा था, कोरोना काल में जो समस्याएं आती हैं उसमें हमको अवसर तलाशना है, अवसर में हमको तरक्की करना है। तो वास्तव में ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये अवसर प्रदान कर रही है कि बच्चा स्कूल के साथ, कॉलेज के साथ, सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल ज्ञान ले, और वो जो प्रैक्टिकल ज्ञान लेगा, वो प्रैक्टिकल ज्ञान एक नवाचार के रूप में आएगा, जिससे कि वो छोटे मोटे काम कर सकेगा। जिसको दुकान खोलना है, जिसको व्यवसाय खोलना है, जिसको ट्रेनिंग सेंटर खोलना है, वो अपना ट्रेनिंग सेंटर डाल लेगा। और उसके अलावा भी छोटे मोटे काम हम अपने आप घर में भी कर सकते हैं। कभी अगर कोई नहीं आया, कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं आया, प्लम्बर नहीं आया, तो हमारा काम नहीं रुकेगा। गांव में अक्सर देखिए आप, हैंडपम्प खराब हो जाता है, गांव की महिलाएं दूर दूर गांव से पानी ढो के लाती हैं। गाँव नल खराब हो जाता है, पानी वेस्टेज होता रहता है, बहता रहता है। अब अगर प्लम्बरिंग का काम हमको आ जाएगा
तो हम कम से कम नल से बहते हुए पानी का संरक्षण तो कर सकते हैं, पानी की बचत तो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक नवाचार किया गया, वास्तव में आत्मनिर्भर भारत के लिए एक प्रयोग किया जा रहा है कि अभी आत्मनिर्भरता की बात आ रही ना, आज सारा वर्ल्ड परेशान है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पहले ही तय, जबकि 2019 में कस्तूरी रंजन जी ने जब जमा करी थी 31 मई को, तब थोड़ी आपके सामने कोरोना था, किसी को उनको कोई सपना थोड़ी आ रहा था कि आने वाले दिन में अगले साल कोरोना वायरस आएगा। तभी कस्तूरी रंजन जी ने आत्मनिर्भरता वाली बात इस शिक्षा नीति में रख दी थी। यानी हमारे यहाँ की दूरदर्शिता देखिए, जब हमने अपने लेवल पे काम किया, हमने भारतीय केंद्रित शिक्षा बनाने का प्रयास किया, तो हमने देखिए आत्मनिर्भर भारत की बात की थी। ये 1 साल पहले, जब तक किसी को सपना भी नहीं था कि कोरोना वायरस कोविड-19 आएगा, तो आज हम उसकी बात कर रहे हैं। इसके साथ इसमें एक नवाचार किया गया है। आज जैसे मध्य प्रदेश की बात करूं मैं, मध्य प्रदेश में एक उच्च शिक्षा संस्थान के नाम पे कॉलेज ऑफ एक्सीलेंसी एक भोपाल में है। फिर अभी पिछले 2 साल पहले कुछ और जिले, जैसे जबलपुर का साइंस कॉलेज ऑफ एक्सीलेंसी बनाया गया, रीवा का टीआरएस कॉलेज एक्सीलेंसी बनाया गया, और 1-2 और बनाए गए। ग्वालियर का केआरजी बनाया गया, इंदौर का होलकर बनाया गया। ये कुछ कॉलेज बनाए गए। अब एक्सीलेंसी कॉलेज हर जिले में होगा। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, 52 एक्सीलेंसी कॉलेज होंगे। अब जब कॉलेज ऑफ एक्सीलेंसी 52 हो जाएंगे, तो जितना ज़्यादा आपके पास में हम एक्सपांसन करते हैं शिक्षा का, जितना ज़्यादा हम संसाधन देंगे, जितना ज़्यादा एक्सपांसन करेंगे, उतने ज़्यादा बच्चे सीखेंगे। अभी हमने एक्सीलेंसी कॉलेज नहीं रखे। एक चीज़ और आपको सोचिएगा, आज जो ये पैंडेमिक कोविड-19 आया है, इसमें सबसे बड़ा रोल किसका था? हॉस्पिटल का ना। एक समय देश में कितने हॉस्पिटल थे? हमारे एम्स के नाम पे एकमात्र दिल्ली एम्स हुआ करता था, और आज भारत के हर राज्य में एक एम्स है। तो लोड कम हुआ और विस्तार हुआ और डेवलपमेंट हुआ ना, स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए गए। इस कारण से ही भारत में कोरोना का प्रसार हुआ, संक्रमण हुआ, लेकिन हम अपनी जान की रक्षा करने में, हमारे यहाँ यूएस, इटली, अमेरिका जैसी कैजुअलिटी नहीं हुई। हमारे यहाँ लोगों की मृत्यु दर आज भी कम है, और रिकवरी रेट हमारे यहाँ बड़ा। क्यों? क्योंकि हमने मेडिकल फैसिलिटी दिख नहीं रही थी। लोगों को लग जरूर रहा था कि हर प्रांत में एक एम्स बना दिया, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना दिया, लेकिन अब देखिए उसका असर हुआ ना। तो इसी तरह से एक्सीलेंसी कॉलेज भी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रावधान रह गया है कि हर जिले में एक जो है उच्च शिक्षा संस्थान खोला जाएगा। यहाँ पे डिग्री हमारी सिंगल विषय वाली थी, अब बहुविषयक मल्टी सब्जेक्टिव डिग्री बन गई, बहुविषयक डिग्री होगी हमारी। आप बिना पीजी किए पीएचडी कर सकते हैं। कभी आपने सोचा नहीं था। मैंने यूजी करा, यूजी के बाद पीजी करा, पीजी के बाद में एमफिल करा, एमफिल के बाद पीएचडी की। अगर ये मेरे को मौका मिला होता तो यूजी 4 साल का करने के बाद में पीएचडी करता, 3 साल में अपनी थीसिस जमा कर देता और किसी कॉलेज के लिए जहां भी अप्लाई करता, सिलेक्शन हो जाता। व्यावसायिक शिक्षा का परसेंट 5 से 50% करना है। आईसीटी जो हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, हालांकि पहले हो गया था, और उसी के तहत आपने देखिए, अगर हम शिक्षा की बात करें तो भारत में पहले जो शिक्षा होती थी, स्कूल में बच्चा जाता था, पढ़ता था। फिर बहुत समय बाद हमने 1972 के आसपास ज्ञानवाणी केंद्र शुरू करा, आकाशवाणी का ज्ञानवाणी केंद्र शुरू करा। तो ज्ञानवाणी के माध्यम से जबलपुर में भी पीएसएम कॉलेज में सेंटर है ज्ञानवाणी का, आकाशवाणी का। वहाँ मैं जाता हूँ, कई बार लेक्चर दिया हूँ। तो वहाँ बुलाया जाता है शिक्षाविदों को, वो लेक्चर देते हैं। तो आकाशवाणी केंद्र से लोगों के रेडियो के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं ना, वो ज्ञानवाणी केंद्र से हम लोगों के लेक्चर जाने लगे, तो लोगों को मिली। तो ये आईसीटी का प्रचार, ये नवाचार था कि शिक्षा में वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग। फिर इसके बाद दूरदर्शन आया, जब 1985 के दौर में दूरदर्शन का दौर चला, और 85 से लेकर 95 तक हर जिले में दूरदर्शन के केंद्र स्थापित हो गए। तो फिर ज्ञान दर्शन चालू हुआ। टीवी में आते हैं, काफ़ी हैं लोग आग देखते हैं, यूजीसी ने अपनी साइट में डाल रखा है, ज्ञान दर्शन चलता है। फिर 2003 में भारत सरकार के संयुक्त प्रयास से हमारे यहाँ इसरो के माध्यम से, हमारे यहाँ
के साइंटिस्ट ने उपग्रह छोड़े। हम जो उपग्रह प्रक्षेपित कर रहे हैं उसमें भारत एक ऐसा देश है, आज सबसे ज़्यादा शैक्षणिक उपग्रह छोड़े गए। GSAT वगैरह जो है ना, GSAT-3 एक शैक्षणिक उपग्रह है जिसने दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को डेवलप करा है। तो आज सैटेलाइट के कारण जो ये कनेक्टिविटी मिल रही है, इसके कारण आप देखिए अब जो इस बार की शिक्षा नीति में एक नवाचार किया गया है कि ऑनलाइन और ई लर्निंग की बात की जा रही है कि ऑनलाइन शिक्षा होगी और ई लर्निंग होगी, मतलब जो आपके ऑनलाइन जो होती है ई लर्निंग होगी। अब ई लर्निंग की कोई हवाई बात नहीं हो रही है। आपको मैं बता रहा हूं कि UGC ने 8 भाषाओं के सॉफ्टवेयर तैयार कर लिए हैं और बाकी में काम चल रहा है। वो जो 8 भाषाओं के सॉफ्टवेयर तैयार हुए हैं, वो 8 भाषाओं के सॉफ्टवेयर में उन भाषाओं में बच्चे को पढ़ाया जाएगा। UGC की बहुत सी चलती ना, जो आपने देखा होगा GSAT-3 आने के बाद से हमारे यहाँ उपग्रह के माध्यम से ज्ञान दर्शन जो है, ज्ञान दर्शन बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, भोपाल केंद्र से भी होती हैं और दिल्ली केंद्र से भी होती हैं। तो ज्ञान दर्शन में आपको गणित भी पढ़ाया जाता है, फिजिक्स भी पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। और ये जो है अब इस पर फोकस किया जा रहा है कि इस बार पूरा अभी जो है पेंडेमिक के कारण अभी भी ये कहा जा रहा है कि आपके 50% ऑनलाइन क्लासेस होगी, 50% आपकी ऑफलाइन क्लासेस होगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रयोग किया गया है। हालांकि शिक्षा नीति में लोग बात कह जरूर रहे हैं कि हम पिछड़ गए ये, लेकिन कस्तूरी रंजन जी चूंकि एक वैज्ञानिक थे, उनका समग्र ज्ञान जो 2014 में इसमें उनको दिए गए थे जिम्मेदारी, तो वो देखिए उन्होंने ई लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन की बात की है, जबकि किसी को नहीं मालूम था कि 2020 में परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी, एक स्थिति ऐसी निर्मित हो जाएगी कि हमको ऑनलाइन में ही जाना पड़ेगा। आज हमारी शिक्षा नीति अभी जब से आप देखिए 25 मार्च से जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन जो है शुरुआत की गई थी ना संक्रमण को रोकने के लिए, तो लॉकडाउन के बाद से अभी तक हमारे शिक्षण संस्थान खुले नहीं है, हमारे शिक्षण संस्थान बंद है। अभी जो गाइडलाइन आई है 31 अगस्त तक शिक्षण संस्थान बंद है और कहा जा रहा है ऑनलाइन करिए। इंजीनियरिंग कॉलेजों में तो ऑनलाइन परीक्षा हो रही थी, इसके बाद भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं हमारे, उस पर भी दे दिया गया कि अब सब ऑनलाइन होंगे। अभी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में PhD सबमिट करने के पहले प्री सबमिशन होता है। अभी मैंने 2 छात्रों के प्री सबमिशन ऑनलाइन कराए। भोपाल में कैंडिडेट था, वो आ नहीं सकता था, तो उससे बात हुई, यूनिवर्सिटी ने कहा आप कराइए। मोबाइल से उसने प्री सबमिशन करा और अभी कल एक और होना है, मेरे एक स्टूडेंट हैं, मेरे एक परिचित हैं, उनकी स्टूडेंट का प्री सबमिशन होना है। PhD वाइवा भी होने लगे हैं कि टीचर जिसके पास थीसिस जाएगी वैल्यूएशन की, वो उसमें अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन दे देगा और PhD वाइवा होगा। तो आप देखिए कितना समय बचेगा। सेमिनार वगैरह जो होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के जो सेमिनार होते हैं, कॉलेजेस में सेमिनार होते हैं, वो ऑनलाइन होने से अभी जो वेबिनार हो रहे हैं, ई सेमिनार जो हो रहे हैं, ई संगोष्ठी जो हो रही है, वेबिनार हो रहा है, वेबिनार में मुश्किल से आपका 200 रुपये का खर्चा, या मैक्सिमम मान लें आपका थोड़ा डिज़ाइन बनाना और नेट का 500 रुपये का खर्चा होगा। 500 रुपये के खर्चे में आप 500 लोगों को ओबलाइज कर लेते हैं, सेमिनार के माध्यम से ई वेबिनार में जोड़ लेते हैं। लेकिन इसके पहले 500 लोगों को आप बुला नहीं सकते थे, 100-200 को बुलाते थे, होटल में ठहराना, गेस्ट हाउस में ठहराना, उनका रहना खाना, उनकी पूरी व्यवस्था, लाखों खर्च होता था। तो ई लर्निंग से ई जो बात हो रही है कि ऑनलाइन करने से खर्चा भी बचा। ये कस्तूरी रंजन जी ने ये जो था ना नवाचार करा था। कस्तूरी रंजन जी हमारे यहाँ के साइंटिस्ट हैं, उनकी पूरी टीम थी। तो जिस तरह से वैज्ञानिक हर बार नया नया नवाचार करते हैं कि इस बार हमारा ये है, फिर नया यंत्र बनाएंगे, नई खोज करेंगे, वो सतत प्रक्रिया है नवाचार की। सा विद्या या विमुक्ति, वो ज्ञान प्रज्ञा और सत्य की खोज में लगे रहते हैं। उसी ज्ञान प्रज्ञा और सत्य की खोज में अब इस बार हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसमें लगातार नवाचार किए गए हैं। सबसे पहला मानव शिक्षा मंत्रालय जो है, मानव विकास मंत्रालय, उसको शिक्षा विभाग करना। दूसरी चीज, स्कूल में जो आपका KG नर्सरी जो एक लंबा खर्च होता था, बच्चों के पेरेंट्स का इंटरव्यू होता था, वो सब खत्म, क्योंकि आपको बच्चे को वहाँ खेल खेल में सीखना है। बच्चे को किताब नहीं लाना पड़ेगा, बस्ता नहीं लाना पड़ेगा। मेरे को कहने में हम सभी देखते थे, बच्चा अपने वजन से ज़्यादा का बस्ता लेके जाता था, 2.5-3 किलो का। नर्सरी के बच्चे को 5-5 किताबें हैं, क्या मतलब है? वो कोई किताब नहीं रहेगी
और भोजन भी नहीं लाना, उसको वहीं भोजन मिलेगा। और उसके बाद जब इस सीखने के बाद जब वो स्कूल में आएगा, पहली दूसरी सीखेगा, उसमें भाषाई ज्ञान सिखाया जाएगा, गणित सिखाई जाएगी, विज्ञान सिखाया जाएगा। अभी हमारे यहाँ गणित और विज्ञान को सेकेंडरी रखा गया, अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई है। अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं, लेकिन अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई, जबकि वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में अंग्रेजी को प्राथमिकता नहीं है, वहाँ की अपनी राष्ट्रीय भाषा को प्राथमिकता दी जा रही। तो भारतीय संस्कृति के आधार पर यह नवाचार हुआ कि अंग्रेजी नहीं रहेगी, 8वीं के बाद रहेगी। दूसरी चीज, विज्ञान और गणित हर बच्चे को पढ़ना पड़ेगा। तो वैज्ञानिक अनुभव ये होगा। अभी मेरे को अच्छे से याद है जब 1986 में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कंप्यूटरीकरण किया था, और कंप्यूटर शिक्षा जो है सिर्फ बीएससी वाले के लिए रखी थी, कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला होगा वही कंप्यूटर ज्ञान ले सकता है। फिर बाद में उसमें राम मूर्ति जी ने संशोधन किया कि भाई नहीं, विज्ञान के छात्र ही नहीं रहेंगे, आप करिए। तो बीसीए वगैरह ये सब था, उसमें बीकॉम वालों को भी मिलने लगा बीकॉम। फिर और 2003 में उसका सरलीकरण करा गया, उसमें संशोधन किया गया। तो अब देख रहे हैं कि बीए, बीकॉम, बीएससी सब में कंप्यूटर आ गया, और कंप्यूटर भी इतना कठिन जटिल नहीं रहा, हम सब कर लेते हैं कंप्यूटर का। तो ये जो शिक्षा नीति कह रही है कि 6वीं क्लास से ही विज्ञान और गणित भी हर बच्चे को अनिवार्यता रखी गई है। तो विज्ञान और गणित की अनिवार्यता की जाएगी। ये 2 विषय ऐसे हैं जो आपके साथ प्राकृतिक रूप से चलते हैं, बिना गणित के आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप गणित अगर आपको आएगा तो, क्योंकि गणित एक मूल विषय है जिस पे सारे विषय अवलंबित हैं। आपका इकोनॉमिक्स क्या है, गणित पे आधारित है ना। आपका फिजिक्स क्या है, गणित पे आधारित है। केमिस्ट्री गणित पे आधारित है। साइंटिस्ट को पता होना चाहिए ना कितनी मात्रा में कौन सा पदार्थ मिलाना है, 5 ग्राम कैल्शियम मिलाना है, 10 ग्राम अमोनिया मिलाना है। अगर ये कैलकुलेशन नहीं होगा, उसके पास गणित में नहीं मास्टरी होगी, तो वो कुछ का कुछ कर देगा, विस्फोट हो जाएगा। फिजिक्स में उसको मालूम है कि कितनी स्पीड रखना है, कितनी आवाज़ की स्पीड रखना है, कितनी कहाँ, तो वो गणित की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से आप देखिए सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स वाले, इकोनॉमिक्स यानी बाजार भाव, कब हानि होती है, कब जीडीपी घटती है, कब हमारी जीडीपी बढ़ती है, कब हम प्रॉफिट में आते हैं, कब लॉस में आते हैं। ये एक अंकों का खेल है। अगर आपको गणित का ज्ञान नहीं होगा, अगर आप गणित नहीं जानते होंगे, तो आप इकोनॉमिक्स आपकी फेल है। दूसरी, इसी तरह से आपने मैच देखा होगा ना, मैच में टारगेट रहता ना कि आपको 20 बॉल में 100 रन बनाना है, तो ये कैलकुलेशन करता ना। तो ये सारी चीजें, इसलिए विज्ञान रखा गया है। और जो मैंने कहा था आपको, सारे विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, आपकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, इन सबको मर्ज करके एक शिक्षण संस्थान बनाया जाएगा। 10 प्रकार के जो आपके विनियामक आयोग बने हैं, ये सारे खत्म कर दिए जाएंगे, सब एक चीज आएगी। दूसरी चीज, डिग्री हमारी जो होगी बहुविषयक होगी, मल्टी सब्जेक्टिव डिग्री होगी। ये कुछ चीज़ें जो नवाचार किए गए हैं, ये आपके साथ मैंने चर्चा की है। ये वास्तव में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 ये हमारे नए प्रयोग की, नूतन प्रयोग की शिक्षा नीति है। क्योंकि और इस शिक्षा नीति के साथ में इसमें यह भी बात की है, प्रावधान रखा गया है कि अब हर 10 साल में हमको शिक्षा नीति लाना चाहिए। क्योंकि शुरू में मैंने इसकी चर्चा की है कि हमारे यहाँ 73 साल की आज़ादी में तीसरी शिक्षा नीति आई है, जबकि पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं हम 12 कंप्लीट कर चुके हैं। होना यह था कि हमारी 7 शिक्षा नीतियां होना थी, पंचवर्षीय योजनाएं भले 3 होती। हमने शिक्षा ही जो हमारा बेस है उसी को हमने महत्वपूर्ण नहीं माना। पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, तो ये नवाचारों से युक्त है, नवाचारों से ओतप्रोत है। और इस पे जो हम जितना ज़्यादा अध्ययन करेंगे आने वाले दिनों में, हमारे लिए उतना ही और सक्सेस होगा। और शिक्षा, क्योंकि कोई भी देश जब तक पूर्ण शिक्षित नहीं होगा तब तक वो देश तरक्की नहीं कर सकता। हमारा प्राचीन भारत क्यों तरक्की कर रहा था? क्योंकि भारत में तक्षशिला, नालंदा और हमारे जो गुरुकुल होते थे, इनमें विदेशों से लोग पढ़ने आते थे। ईरान, इराक से पढ़ने आते थे, अफगानिस्तान से पढ़ने आते थे, चाइना से पढ़ने आते थे, सीखने आते थे। लेकिन 1932 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले को लाके हमारा पूरा सिस्टम, हमारा पूरा प्रक्रिया हमारी ध्वस्त कर दी, और उस कारण से हम पिछड़ते चले गए। आज हमारे पास एक और, मैं इसमें नवाचार की बात हुई है, देखिए कि विश्व के जो 100 स्टैंडर्ड के मानक विश्वविद्यालय हैं, हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, ये सारे विश्वविद्यालयों के लिए मार्ग यहाँ ओपन कर दिया है। इसका हमारे साथी लोग, कई लोग विरोध कर रहे हैं
कि भारत में विदेशीकरण हो रहा है, पूंजीपतिकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए, वो जो 100 विश्वविद्यालयों को उसी शर्त पे दिया जाएगा, जो स्टैंडर्डाइज होंगे उनको उसी स्टैंडर्ड, ऑक्सफोर्ड का जो सेंटर है, कैम्ब्रिज का जो सेंटर है, हार्वर्ड का जो सेंटर है अमेरिका और यूके में, जिस स्टैंडर्ड का उसी स्टैंडर्ड का भारत में उनको अपना सेंटर स्थापित करना पड़ेगा। वो यहाँ अपने सेंटर करेंगे तो उनके आने से जब कंपटीशन बढ़ता है, 2 दुकानें होती हैं, 2 से 3 होती हैं, तो देखिए अपने आप कंपटीशन बढ़ जाता है। तो हमारे यहाँ जब इस स्टैंडर्ड के आएंगे, अभी हमारे यहाँ क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलुरु, उसका नंबर है 46वां नंबर। IITs का हमारे यहाँ कुछ नंबर है, लेकिन बाकी सब हम 100 के बाहर हैं। हमारे संस्थानों की गिनती नहीं होती है। बहुत हल्ला है JNU का, BHU का, लेकिन वो आ नहीं पाते। तो ये जो है 100 विश्वविद्यालय जब यहाँ आएंगे, विदेशी विश्वविद्यालय, तो उनके आने से वो यहाँ उसी मापदंड में, उसी पैरामीटर में पढ़ाई होगी, नवाचार की, उनके लिए हम खोल रहे हैं। हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम अपने यहाँ उनको बुला के हम वैसे करेंगे, और फिर देखिए हमारे यहाँ के संस्थान भी वैसे ही डेवलप होने लगेंगे, और उसी स्टैंडर्ड के एक बार फिर भारत में वो दौर आएगा तक्षशिला और नालंदा का, जिसके अंतर्गत भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय संस्कृति में, भारतीयता के अनुकूल शिक्षा होगी। क्योंकि ये शिक्षा प्रणाली, हमारी जो शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये पूरी तरह से भारतीय है, भारतीय आधार पे बनी है, भारतीय सोच पे आधारित हुई है। जब विदेश से आएंगे तो हमारे यहाँ से जो बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं, और वो एक पलायन जो था वो रुकेगा, भारत का पैसा भारत में रहेगा, और हमारे लिए वो सिख होगा। मैं आज आपके साथ महाकौशल प्रांत ने, विद्यार्थी परिषद ने मुझे एक मौका दिया, मैं अत्यंत आभारी हूँ। और मेरी ईमेल आईडी है, अगर आपको इसमें कुछ और जानकारी चाहिए हो तो आप मेरी मेल आईडी dikshitdhruvdikshit@gmail.com पे आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उनका करूँगा। और पुनः मैं महाकौशल प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री आदरणीय ओ निधीश जी का अत्यंत आभारी हूँ कि उन्होंने एक शिक्षा नीति पे एक जो व्याख्यान माला शुरू करी है, ये बहुत बढ़िया करा है। एडीएन वाजपेयी जी ने बहुत कुछ बताया था, रघुराज किशोर तिवारी जी ने बताया, और उसी क्रम में मैंने जितना जो कुछ प्रयास था मैंने अपनी तरफ से रखा कि नवाचारों की बात। इसमें प्रांत के, हमारी जो प्रांत अध्यक्ष हैं खरे जी, संदीप खरे जी, प्रांत मंत्री सुमन यादव जी, इन सभी ने एक प्रयोग करा, प्रांत संगठन मंत्री, प्रांत अध्यक्ष जी, प्रांत मंत्री जी, और बाकी प्रांत के जो हमारे सह मंत्री और बाकी जो प्रांत के हमारे पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं, ये सब मिलके एक प्लेटफॉर्म तैयार करा है कि फेसबुक के माध्यम से अधिकतर लोगों को, हम अपने छात्रों को, अपने साथियों को, अपने कार्यकर्ताओं को शिक्षा नीति के एक एक एस्पेक्ट पे करें। तो ये सारी, चूंकि हम शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है कि हम अपने विद्यार्थियों को अधिक से अधिक जानकारी दें, जानकारी नहीं दें बल्कि जटिलता से सरलता की ओर आएँ, कॉम्प्लेक्सिटी से हम सिंप्लिसिटी की ओर आएँ, इसी प्रयास में। क्योंकि हमारी जो ये कम से कम 550 पेजेस का जो ड्राफ्ट है, इसका हिंदी अंग्रेजी वर्जन है, लेकिन उसकी भाषा, उसकी शब्दावली प्रशासनिक जब होती है तो जटिलता होती है, उसको सरल तरीके से हम लोग प्रस्तुत करें, ये प्रयास किया है। इसके लिए मैं पुनः प्रांत अध्यक्ष जी, प्रांत मंत्री जी और प्रांत संगठन मंत्री जी, इन तीनों का हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात आपके साथ रख सकूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को नमस्कार।